गरीबी और बेबसी ऐसी चीज है ना कि श्राप लगती है गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते हैं। सुरदा माइंस में 2 दिन पहले एक व्यक्ति की जान गई थी। सुरदा माइंस से जुड़े हुए थे, अभी रोटेशनल ड्यूटी पर थे, लेकिन 6 साल पहले देखा जाए तो उनका काम उनसे छीन गया था। डिप्रेशन में थे। 2200 रुपए में 4 परिवार का खर्चा चलाना है, 2 बच्चों की पढ़ाई देखनी है, 2 वक्त की रोटी देखनी है, अपना इलाज करवाना है। इलाज इसलिए नहीं करवाया कि वो 2200 रुपए में इतने सारे काम कैसे करेंगे, कैसे बच्चों की फीस देंगे, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, कैसे तन पे कपड़े रहेंगे, कैसे सर पर छत रहेगी। ये मात्र 2200 रुपए। स्वप्नदा हमारे बीच में नहीं है, उनके हमारे सामने उनकी वाइफ है, धर्मपत्नी है यहाँ पर, उनका बड़ा बेटा हमारे साथ है। पूरा इतिहास जानते हैं, क्योंकि चंद मिनटों में सारी कहानी नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहूंगी कि इनकी जो दास्तां है, इनकी जो कहानी है वो आप तक पहुंचे। भाभी क्या कहेंगी, क्या हुआ था दादा को? दादा को हमने मनसा पूजा था। ऐसी भी वो बहुत दिन से परेशान में थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोगों का बहुत ही खराब है। बच्चा लोगों का बीच में पढ़ाई भी रुक गया है पैसा के चक्कर में। फिर ऐसी टेंशन में हम लोग छोटा मोटा काम में किसी भी करके गुजारा कर ही रहे थे। तो शनिवार को यहाँ मनसा पूजा का कीर्तन के लिए शाम को निकला। वहां जाके कीर्तन उर्तन किया। वहां से अचानक उसको जब बैठाया गया चाय पी के, तो उसको थोड़ा खराब महसूस हुआ। जैसे ही खराब महसूस हुआ तो वो लोग हमको यहाँ फोन किया कि भाभी भैया का ऐसा ऐसा थोड़ा बुझा रहा है, आप आइए, हम लोग सतपति के वहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम घर से गया वहाँ से सतपति प्रेशर चेक किया, बीपी बहुत हाई है। तो वहाँ बोला कि हमसे नहीं होगा, आप लोग कहीं दूसरा जगह लेके जाइए। वहाँ से फिर हम लोग सुमन रेखा लेके गया, वहाँ भी चेक किया। वो लोग बोल रहा हम लोग को नहीं हो सकता, आप लोग दूसरा जगह लेके जाइए। तो कहाँ ले जाए, क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं है। मेरा पास मेरा छोटा बेटा था और गांव का 2-4 आदमी था। सबसे बड़ा मुसीबत है पैसा। हम लोग ले जाएंगे तो पहले पैसा का बारे में सोचना पड़ता है। कहीं भी जाएंगे पहले पैसा का डिमांड होगा, कहाँ से ला पाएंगे। वही सोच सोच के गाड़ी में मेरा बेटा का जितना दोस्त यार लोग था, उन लोगों से कुछ मोबाइल से पैसा मंगवाया। वहां से हम लोग मार्ची लेके गया, मार्ची में भी चेक किया तो मार्ची का वो डॉक्टर देख के बोल दिया हम लोग तो एडमिशन तो कर लेंगे, लेकिन हम लोग के पास सीटी स्कैन का कोई प्रोसेस नहीं है, हम लोग नहीं रख सकते हैं, आप लोग दूसरा कहीं लेके जाइए। तो कहाँ ले जाएंगे, सब लोग सजेशन दे रहे हैं कि ब्रह्मानंद अच्छा है, कोई बोल रहा TMH। ब्रह्मानंद में खर्चा ज्यादा है, हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तो लास्ट तक कुछ भी हो, चलो हम लोग सोच के TMH तक पहुंचा के देखते हैं क्या होता है। फिर TMH लेके पहुंचा तो वहाँ जैसे घुसा तो बोला कि 20,000 रुपया पहले जमा करना होगा, तभी हम लोग एडमिशन करेंगे। तो लड़का किसी भी करके दोस्त लोग के पास पैसा इकट्ठा करके वहाँ एडमिट करवा दिया। वहाँ CD स्कैन हुआ। CD स्कैन होने के बाद वो तो रात हो गया। दूसरा दिन संडे हो गया। CD स्कैन के बाद डॉक्टर सब लेट करके आए। डॉक्टर CD स्कैन का रिपोर्ट क्या है जब तक हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग आगे का क्या करें, कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब डॉक्टर आए वो बोले कि उसका ब्रेन में ब्लड जम गया है, उसको इमीडिएटली 1 लाख रुपया जमा करना होगा। और हम लोग को तब रिकवरी मतलब क्या होता है, ऑपरेशन करेंगे। 1 लाख रुपया तुरंत हम लोग कहाँ मिलेगा, तो बहुत चिंता का बात है। इधर उधर हम लोग बहुत फोन किए, वहाँ हम और मेरा छोटा बेटा और हम थे, गांव का एक लड़का था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर देख रहे तो हम लोग से तो TMH का इलाज करना पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे। तब हम लोग यार नेता का ये मदद लेके उनको बोले कि दादा ऐसा ऐसा बात है, हम लोग TMH में तो नहीं रख पाएंगे, तो हम लोगों को रिम्स जाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। तो वहाँ भैया का जो बाबूलाल शरण है उसको बोलने से 15,000 रुपया उसका आदमी वहाँ पहुँचा दिया। फिर वो उसी पैसा में हम लोग रिम्स लेके गए। रिम्स ले जाने के बाद भी वहाँ जो एक्चुअली जो मरीज का जो इलाज होना चाहिए वो सुविधा नहीं मिला। मतलब मुश्किल से क्या बोले यार। रिम्स में क्या हुआ था? जब वो गए थे तो होश में थे वो?
होश नहीं था, वो वेंटिलेशन में था, लेकिन उसका जो हार्ट बीट वो ठीक चल रहा था। रिम्स में ले जाने के बाद उसको 100 से ऊपर हो गया था, उसका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था। सोमवार रात को अच्छे ही थे, लेकिन रविवार से डिस्टर्ब हो गया, ऐसा स्लो हो गया जो रविवार रात तो किसी भी करके था, सोमवार और मंगलवार और बुधवार सुबह होते ही 6 बजे के बाद उसका सांस बंद हो गया। यहाँ तक हमने इनकी वाइफ से जाना कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे अस्पताल में रिम्स तक पहुंचे। इनके छोटे बेटे उस वक्त उनके साथ थे। रिम्स में पहुंचने के बाद क्या कैसा कंडीशन था आपके पिता का? पिताजी का लेफ्ट साइड पैरालाइज नहीं था, हमें लग रहा था कि राइट साइड पैरालाइज हुआ है उनका, बट वो लेफ्ट साइड से अपना मूवमेंट कर रहे थे, तो हमें उम्मीद जगी थी कि वो बच जाएंगे किसी तरह से अगर उनका इलाज अच्छा से हुआ। वहाँ पे क्या था कि राउंडिंग में आते थे अपने डॉक्टर, दिन में 2 से 3 बार उनका बस चेकअप होता था। उस दौरान जो उनके साथ हो रहा है, वो क्या मूवमेंट कर रहा है, वो बस हमें ही पता था, वो हम सामने से देखते थे। इसके अलावा नर्स को हम कभी भी बुलाते थे, अगर किसी चीज़ की डिमांड हो तो वो बोलते थे कि डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करो। और मरीज ज़्यादा होने के बाद अगर डॉक्टर राउंडिंग में रहते थे तो सही टाइम में डॉक्टर हमें अवेलेबल वहाँ पे नहीं मिलता था। अगर मेरे पिताजी का सही तरह से अगर ट्रीटमेंट हो जाता, दवाई अगर असरदार होता, तो शायद से मेरे पिता आज जिंदा होते या फिर अभी वेंटिलेशन पे भी सांस उनका चल ही रहा होता। तो ये चीज़ ट्रीटमेंट वहाँ पे सही तरह से नहीं हुआ था। लोकल आपके जो नेता है उन्होंने आपको 15,000 दिया कि भाई आप जाइए रिम्स तक। उसके बाद कौन कौन आगे बढ़ा जिसके लिए सालों साल आपके पिता ने काम किया था? सुरदा माइंस के कोई लोग आए थे, कोई मसीहा बनकर और आया, समाज के और कोई लोग, कोई और पार्टी पॉलिटिक्स के लोग, कौन दिखा जब आपके पिता उस वक्त जिंदगी और मौत से रिम्स में लड़ रहे? नहीं, फिलहाल मेरे को वहाँ पे टीएमएच से ले जाने के लिए बस बाबूलाल जी का थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, उसके बाद से मेरे को और किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। आपके पापा का जैसा उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में थे, काफी दिन से आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी, तो हुआ क्या था उनको? हुआ यह था कि उनके ब्रेन में खून जमा हो गया था और काफ़ी दिन से उनको डिप्रेशन भी था, क्योंकि मेरा और मेरे भैया दोनों का पढ़ाई चल रहा था जिस वक्त वो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। फिर जो कंपनी बंद होता है उसके बाद से क्या होता है कि भैया को भी काम के लिए सोचना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई तो अब कर नहीं सकते और पिताजी को हम बोल भी नहीं सकते कि आप कहीं और बाहर जाइए। उनका भी लगभग मतलब एज वो होने जा रहा था कि उनको बाहर कहीं हम भेज नहीं सकते थे और अपना परिवार भी चलाना, तो उस वजह से वो भी हमेशा डिप्रेस्ड ही रहते थे। तो जिसके वजह से हम लोगों को मतलब छोटा मोटा कुछ काम देखना पड़ा था, जिससे मतलब घर परिवार चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था और डिमांड तो मैम बढ़ते रहता है, तो वो भी इसीलिए डिप्रेस हमेशा पापा रहते थे। वैसे हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, मगर चिंता रहते थे, लेकिन चिंता अपना किसी को बताते नहीं थे और अपने में ही रहते थे, किसी से ज़्यादा मतलब बोली चाली या कुछ भी बहुत अच्छे तरह के इंसान थे और अपना में ही सीमित रहते थे और अपने परिवार के बारे में थोड़ा अच्छा सोचते थे, तो इस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन में चल गए थे। संस्थान के जो प्रबंधक हैं, जो अधिकारी हैं, वो शायद आपके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इस रिपोर्ट के बाद भी शायद कुछ एक आध लोग सामने आए तो आए, नहीं तो हो सकता है कि ना भी आए। हम जैसा अभी वर्तमान परिस्थितियां इस समाज की चल रही है ना, कि लोग कठोर हो जा रहे हैं, हम तुम्हारे दर्द को क्यों समझे, वही शायद इनके साथ भी हो। लेकिन जो उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी थे, जो हम उम्र होंगे, हम साथ में काम करने वाले लोग होंगे, वो कहाँ गए? हाँ, जब हम लोग को वो लोगों को भी समय, सबसे बड़ी बात है पूजा का समय था, और जब हम लोग किसी को खबर नहीं दे पाए थे, जिसको दोस्त लोग जो काम कर्मियों साथी सब भाई सब थे, उन लोगों को भी हम लोग खबर नहीं दे पाए। लेकिन किसी भी करके वो लोगों को जैसी खबर मिला, फोन पे फोन आ रहा, हम लोग काफी दूर थे, नजदीक नहीं थे, तो वो लोग जितने मजदूर भाई लोग संपर्क किए, बेटा लोग से हमेशा कांटेक्ट में है, बेटा ये करो करो, हम लोग है, ऐसा उत्साह दिया। जैसे हम लोग इनको पिताजी को डेड बॉडी घर तक पहुंचाए, शास्त्री भाई लोग सब भाई बंधु सब पहुंचे थे, हम लोग को हम बहुत उस ये दिए बच्चा लोगों को, ये तुम लोग हिम्मत मत हारो, तो पापा नहीं तो क्या है, हम सब लोग हैं, ऐसा आश्वासन दिया मजदूर भाई लोग सब। शिकायत आपको किससे है? सुरदा माइंस के प्रबंधन अधिकारियों से या किससे? वो तो है, क्योंकि आज 1 साल 2 साल का बात है नहीं, इतना मजदूर जो आज बेरोजगार बैठा हुआ है, कितने मजदूर को मौत हो चुका है, लेकिन ये तो कंपनी का भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है। 6 दिन का ड्यूटी में एक तो परिवार में क्या हो सकता है,
ये तो कंपनी का तो जिम्मेदारी है ही है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी ना कि चिंता चिता के साथ जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, डिप्रेशन में थे, चिंतित थे और इस चिंता ने चिता तक का सफर करवाया। आज सपन दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करने वाला एक सहयोगी है, मित्र कहिए, भाई जैसे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा दादा। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार हंसदा। क्या आप दोनों की क्या दोस्ती रही है? क्या साथ में आप लोग माइंस में भी काम किए हैं या फिर ऐसे ही घर परिवार का रिश्ता है? नहीं, हमारा रिश्ता एक परिवार जैसा है। खदान के अंदर हम लोग परिवार के साथ रहे, परिवार जैसे सब रहे, 120 मजदूर एक परिवार के रूप में रहे और सपन दा मेरे काफ़ी करीब थे। वो अपनी मन की बात, हर एक बात शेयर करते थे, लेकिन इतनी गंभीरता वाली जो बात उसने नहीं की, जिनका परिणाम आज शायद उनका निधन से हुआ। तो बस मेरा यही कहना है कि हम लोग जैसे थे, तो अब हम लोगों के बीच में ये चिंता लग गई है कि सपन दा के जाने के बाद हम लोग के साथ क्या होगा? हम लोग कैसे रह पाएँगे? हम लोग का आगे की ज़िंदगी कैसा होगा? अभी जो परिस्थिति बन रही है हम लोगों के साथ, हम लोग इनके घर की आर्थिक स्थिति के बराबर हमारी आर्थिक स्थिति भी सेम है। तो इनके जाने के बाद हमारे परिवार के ऊपर क्या हो सकता है, इनका चिंता हमारे ऊपर बना हुआ है। माइंस के अंदर काम करने वाले लोग जब अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो शायद यही सोच के जाते होंगे आज वापस आएँगे या नहीं आएँगे। वो तपिश, वो गर्मी, मौसम की मार, बारिश, चाहे वो ठंडा का दिन हो, चाहे वो सब कुछ मतलब पूरा 12 महीना उन्हें झेलना पड़ता है। जो ऊपर बैठ के कमा रहे होते हैं, जो ऊपर बैठ के एयर कंडीशन घरों में बैठे होते हैं, उन्हें वो तपिश नहीं दिखती है। उनके घरों की रोज़ी-रोटी नहीं दिखती है, उनके घर पर छत टपक रहा है वो नहीं दिखता है। इनका घर अगर दिखाएँ मेरा कैमरामैन को कहूँ कि उस ओर दिखाए। इसे हम बिहार में बोलते हैं खपड़ा का घर, इसको खपड़ा बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे नहीं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? इसको टाली का घर बोलेंगे हाँ, हम लोग। टाली और बिहार में इसे अमूमन खपड़ा का घर बोला जाता है। सोचिए बारिश के दिन में क्या आलम होता होगा, पानी टपकता होगा। वो इंसान कितनी तरीके से जूझ रहा होगा, सिर्फ़ एक कारण कि आर्थिक सहायता नहीं थी। अब जाने के बाद शासन, प्रशासन, सरकार जिससे भी है इन बच्चों की ओर देखिए, इनकी ओर देखिए, इनका भविष्य और स्वप्नदा के जाने के बाद से जितने लोग माइंस में उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक डर बैठ गया है कि जब सरकार और वहाँ का प्रशासन उन्हें नहीं देख रहा है, एक व्यक्ति उनके बीच से चला गया, ऐसे लग रहा है जैसे दूध में पड़ा हुआ मक्खी कोई था, उसको निकाल के फेंक दिए, दूध इस्तेमाल में आ जाएगा। इनको भी अपने भविष्य की चिंता है। इनको भी चिंता है कि खुदा ना ख़ास्ता भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? तो क्या माइंस में काम करने वाले लोग गुनाह कर रहे हैं? क्या उनकी गलती है? या फिर माइंस में काम ना करें तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस तरह का कोई उपाय करे कि इनके पास रोज़गार हो? ऊपर वाले ने जन्म दिया है ये पता है, लेकिन भूख के लिए तो खाने की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ की रोज़मर्रा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ जाए इंसान? अगर वो जा रहे हैं माइंस में, कितने फीट नीचे काम करना पड़ता होगा दादा? हम लोग 400 मीटर नीचे जाते हैं मैडम। तो वहाँ पे 4 गर्मी का मीटर से। जो ये आलम जो अभी हम मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ कैसा होता यहाँ की होगा? स्थिति भी सेम है, गर्मी हवा लगती है लेकिन कम लगती है। वहाँ में रह पाना 8 घंटे रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये आप लोग डेली जाते हैं या अल्टरनेट एक दिन जाइए, एक दिन नहीं नहीं, जाइए? डेली जाना पड़ता है, माइंस के अंदर हम लोग डेली जाते हैं। तो आप लोग का वेतन कितना है? वेतन अभी तो 5 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 5 साल पहले हम लोग को 10,000 तक मिलता था। हुँ। उसके बाद से अभी माइंस बंद पड़ा हुआ है। हुँ। अभी का वेतन बढ़ोतरी के साथ इसका कोई ताल्लुकात हम लोग का बीच में है तो नहीं। दादा जो अभी थे स्वपन दा, उनका क्या था? अभी वो भी 5 साल पहले उस समय थे? अभी? हाँ, वो भी हमारे साथ थे, वो हाइड्रा ऑपरेटर थे, हुँ। हाइड्रा जेसीबी चलाते थे। और अभी क्या कर रहे थे दादा? अभी ऐसे है कि परिस्थिति ऐसे बनी कि माइंस बंद होने के बाद हम लोग बीच में प्रबंधन जो थी एचसीएल प्रबंधन, उनसे बात की, बात करने के बाद काफ़ी धरना प्रदर्शन के बाद हम लोगों को 6 दिनों का रोटेशन ड्यूटी मिला। इस रोटेशन ड्यूटी में हम लोग भी साथ में थे, तो उस ड्यूटी में 6 दिन का हम लोगों को लगभग 24-25 सौ रुपये मिलता है। तो उस 2400-2500 रुपये में महीने का? महीने का 6 दिन का ड्यूटी में 2500 रुपया हम हुँ। लोग को प्राप्त होता था। महीने में 6 दिन काम करना है? मात्र 6 दिन। हुँ। वो भी काफ़ी जहदत के बाद हुँ। हम लोगों ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को, स्थान प्रतिनिधियों को, विधायकों को, यूनियनों को लिखित रूप से दिया और इसमें उनको इस मामले में संज्ञान लेने को कहा गया कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है।
मामला था एसीएल और जो संवेदक हैं उनके बीच का कुछ विवादित मामला था, जिनमें हम सभी 120 मजदूर भाई पिस गए और बाद में नतीजा ये निकला कि हमें मात्र 6 दिन का ड्यूटी जून महीने से दिया गया। तो आप इसी में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भरा पूरा परिवार 6 दिनों का जो वेतन लेके उसमें क्या करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है सपन दा के घर में भी यही स्थिति थी कि उन्हें काफ़ी डिप्रेशन में वो रह रहे थे और यही स्थिति 120 मज़दूरों के घरों में भी है। अभी हमको लगता है सपन दा के साथ ये हुआ, तो हो सकता है और भी मज़दूर इसी डिप्रेशन में 1-2 मज़दूर और ना उनका मौत हो जाए। सपन के मित्र हैं, भाई कहिए, पड़ोसी कहिए, साथ में काम करने वाला सहयोगी कहिए, कई रिश्तों में ये उनके साथ जुड़े हुए थे। इनका आखिरी जो शब्द थे, उनका कहना था अब इन्हें भी डर लगने लगा है कि कहीं इनके साथ या इनके जैसे जो माइंस में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का भविष्य क्या होगा? भाभी यहाँ पर है, यहाँ पे उनके बड़े बेटे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो बाबू? फिलहाल तो मेरा जो पिताजी का जो दिक्कत था, उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम से छूट ही गया था। उसके बाद से मेरे पिताजी का मतलब टोटली काम बंद हो गया था, जिसके मने आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो उसके बाद से मुझे मजबूरन मतलब टाटा स्टील में जो एसआई सिक्योरिटी होता है, वो पकड़ना पड़ा। तो उसमें मुझे काम करना पड़ा। तो उससे भी माने मेरा ज़रूरत पूरा नहीं होता, ना पापा का, ना किसी का। तो यही सब चीज़ के लिए माने पिताजी बहुत हमेशा टेंशन, चिंतित में रहते थे, क्या हुआ? आजकल तो पता ही है आपको कैसा महँगाई है। तो यही सब चीज़ मैंने टोटल क्या बोले, अभी तक मेरा पढ़ाई इनकम्प्लीट ही है। और छोटे भाई? छोटे भाई का जस्ट 12 हुआ था, उसके बाद से वो भी घरे बैठा हुआ है और हम भी घरे बैठे हुए थे। तो ऐसे में देखने से चल नहीं रहा है, क्या होगा? तो हमको वो टाटा स्टील में एसआई जो सिक्योरिटी का पद है, उसमें कार्यरत कर रहे थे हम। आपकी माताजी अभी इस अवस्था में नहीं है कि ये बता पाएँ कि कैसे सरकार या स्थानीय नेता उपचुनाव का माहौल है, सभी आएँगे, अभी हाथ जोड़ के कई नेताजी लोग आपके दरवाजे पर आएँगे कि वोट दीजिए क्योंकि अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। तो एचएनएन के माध्यम से क्या गुहार लगाएँगे कि कैसे सरकार, स्थानीय नेता जो आपको सुन रहे हैं, वो कैसे मदद करे, क्या मदद करे? कैसे मदद करे? देखिए, जो हो रहा है कम से कम एक उसको आम आदमी की तरह सोचना चाहिए कि वो तो होता ही है कि जो आदमी का दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, फ़ोटो करा लिया, वीडियो करा लिया, ये कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, आगे क्या करेगा? एक बार में तो ये नहीं होता है, कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए कि वो चीज़ मतलब चलते रहे, बाद में कुछ मने एक परमानेंट खटखटा पर हाँ, सॉल्यूशन आना परमानेंट चाहिए। सॉल्यूशन देना पड़े, टेम्परेरी में तो नहीं होगा ना। यहाँ पर असीद दा से मैं अपने सहयोगी से चाहूँगी कि एक बार यहाँ पर आएँ। असीद दा आइए। आप सपन दा को भी जानते हैं, सपन दा के मित्र को भी यहाँ पे जानते हैं, इस परिवार को भी जानते हैं। ऐसा कौन-सा रास्ता होगा जो इनको परमानेंट सॉल्यूशन दे जब तक इनके बच्चे इतने अच्छी तरीके से अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएँ कि इन्हें सोचना ना पड़े कि इनका भविष्य कैसा होगा? आपने मेरी बात पे हँस दिया जब मैं कैमरे में अभी-अभी इनसे पूछ रही थी कि ऐसा आप क्या सरकार से और अपने आस-पास के नेताओं से गुहार लगाएँगे कि क्या मदद करें? तो असीद दा वहाँ पर हँस दिए। इस हँसी में ना वो खुशी वाली हँसी नहीं थी, वो तंज था, वो कटाक्ष था जो हम मदद के लिए उन लोगों तक इस एयर कंडीशन कमरे में बैठने वाले लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनके लिए। क्या था ये हँसी के पीछे का राज़? कुछ नहीं लगा हमारे समाज में हम अपना बहुमूल्य वोट देकर बाघ, भालू, टाइगर ये लोग को ला रहा है और ये अगर समाज में जंगल में रहने शायद नहीं मिल रहा है इन लोग को क्या जाने जंगल का क्या किस चीज की कमी हो गई है जो इन लोग शहर में आके ऐसा उत्पात मचा रहे हैं। मानवता मर चुकी है, मानवता नहीं है। वो मरा है, वो मजदूर मरेगा। एक आदमी जन्म लेता है तो वो मरना है, लेकिन इस प्रकार तड़पते-तड़पते आप तो अभी सुरदा के इस मीडिया पे आए हैं। जैसे-जैसे बढ़ेंगे, इस कारखाने से कौन-कौन मर रहा है। शिक्षक को मरते देखिएगा जिंदा, कैसे तड़प के मर रहा है। आप और आगे बढ़िए। हम इतने बोलेंगे मेरा छोटा दोस्त था वो, बहुत प्यारा था, हम सबका प्यारा था। दुःख लगा और सबसे ज़्यादा दुःख लगा कि 5 साल में बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ का वादा हम लोग से करके एक नेता आते हैं। जब आते हैं
तो अजीब सपने दिखाते हैं मुंगेरी लाल वाले, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने सुना वो बाबूलाल सिल्की बाल वाले, हम किसी से, हमको कोई ये नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन क्या है, सोच बहुत निम्न है। आप ये नहीं सोच सक रहे हैं कि इसको, ये डिप्रेस्ड है, इसका ब्रेन हेमरेज हो चुका है, इसको क्या इलाज कराना है। आप पढ़े लिखे नेता अगर होंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हमको इसको कहाँ देना चाहिए। इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है। तो एक गंवार आदमी को अगर आप नेता बना दीजिएगा, ये आप सिर्फ, हम इनका बात नहीं कर रहे, यंग चैप है, अच्छा लगता है, ये छोटा सा जगह में कोई भी है, हमको किसी से, लेकिन जो सही बात है, बाबूलाल भी सुनेंगे तो वो खुद में सोचे हमने क्या कोई गलत बात कही। नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए, प्रधानमंत्री को भी देखिए, आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री साइलेंट रहते हैं। मणिपुर में नंगा आदिवासी को दोहराया जाता है, प्रधानमंत्री साइलेंट रहते हैं। हेमंत सोरेन से हमारी है, हम किसी का बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे आदिवासियों के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी यहाँ दिसम गुरु हैं। आपको कम से कम इतना आवाज लगाना चाहिए कि हाँ, जिन मजदूर के उत्पादन से हमारा देश चल रहा है, देश चल रहा है, समाज समाज, ये झारखंड में जितना है, 11 साल से लेकर 13 साल तक तो आराम से इंडिया को बैठा कर सिर्फ ये झारखंड खिला सकता है। और ये घाटशिला एक ऐसा जगह है कि मुख्यमंत्री आराम से जानते हैं कि घाटशिला में अगर उत्पादन हम शुरू कर देते हैं तो 12 से 13 साल तो आराम से झारखंड बैठ के खा सकता है। तो ये लोग को पता चल गया है ना कि यहाँ पर ये सब है। आपको हम दिखा दिए, उधर अब्रक है, एक्सप्लोसिव है, तांबा है, चलो एक तरफ हो गया ना। इधर तो सारे सजने संवरने की चीज है, पन्ना है, तो हीरा पन्ना का जगह में उधर चल जाएगा, तो सोना जब इतनी कीमती नहीं कीमती तो वो यहाँ लोग पर जान रहे चीजें हैं ना, हैं, अरे इनके तक क्यों नहीं पहुंचती है? ये अभी कि- भी ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं? बड़े बड़े जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, उनका आलीशान घर देखा है कितने हमने। समाज में ठेकेदार कितने प्रकार के हैं मालूम है? आजकल 4 प्रकार के ठेकेदार भी हो गए, जैसे स्तंभ 4 ठेकेदार भी 4 प्रकार के हो गए। हम जर्नलिस्ट हैं, हम भी ठेकेदार हैं, हम नेता हैं, हम भी ठेकेदार हैं। इनका ठेका कौन लेगा? किनका? अभी तो हम सपनदा की फैमिली के लिए आए हैं, सपनदा की फैमिली का ठेका कौन लेगा? ये वो जो सुरदा माइंस वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, या वो जो दिल्ली में बैठे नहीं हैं, नहीं, वो बाबूलाल जी बोलेंगे कौन राम लेंगे? भरोसे चलेगा, तांबा तो भेजा या है। फिर बाबूलाल सोरेन जी लेंगे? कौन लेगा ठेका? राम मंदिर का भैया चूहा आइए बनाने के यहाँ लिए पर। यही का तांबा गया है। वो राम जी खुश होंगे क्या? वो तब जिस राम जी की पूजा हम करते हैं, ये मजदूर के करते खून आप से हो करते रही है हैं, वो राम जी वो तांबा तांबे तो से मजदूर खुश का हो गए खून का होंगे। है। वो तांबा तो मजदूर के खून का है आ ना। रही होगी खुशबू, तो उसमें आपके खुशबू कहिए, बदबू कहिए, इसी के वो लिए आ राम रही मंदिर का होगी। वो हाल है। आप जाके राम मंदिर के भीतर का भी जायजा लीजिए, राम मंदिर भी बहुत हंसता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये मेरा कहना है, क्योंकि जिस राम के इस देश के सबसे मूल निवासी ये आदिवासी हैं। बिल्कुल। सबरी ने ही ना बैर खिलाया था, वो भी चख कर। हम्म। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो हमको, मेरा कहना इतना है कि मानवता खत्म मर है, गई है, खत्म है, इंसान इंसान नहीं नहीं रहा नहीं। है, बिल्कुल। और इन्हें इंसान समझा भी नहीं जा रहा है। बाहरी तत्वों का इतना बोलबाला हो गया है ना कि आदिवासियों को नोच कर कैसे खाया जाए। आदिवासी वो नहीं है हेमंत सोरेन, जिनका टाइटल माझी है, वो सोरेन कैसे हो सकते हैं? आप पता कर लीजिएगा, शायद तो मेरे ख्याल से शिबू सोरेन का टाइटल माझी ही होगा, सोरेन तो नहीं ही होगा। तो माझी ही पार लगाएंगे इस नैया को, हम तो और क्या बोले। देखिए, हमने सपनदा की वाइफ की बात सुनी, इनके बच्चों की बात सुनी, उनके मित्र की बात सुनी। उम्मीद यही करते हैं कि इनको सच में जरूरत है, इनके बच्चों को जरूरत है, पिता का साया उठ गया है, ना पिता मिलेगा ना पति मिलेगा, लेकिन इस घर को एक ऐसे साथ की मजबूती से जरूरत है कि ये बच्चे खड़े हो जाएं। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता है, लेकिन इस वक्त ये गुहार लगाते हैं, जो हमें सुन रहा है,
जो इनकी मदद कर सकता है करे, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए, 2 वक़्त का अच्छा सा कमाने लगे, 2 वक़्त की रोटी जुटाने लगे, ये खुद कर लेंगे बच्चे, आज के युवा हैं, इतने ठीक कर प्यारे लेंगे प्यारे वो। बच्चे हैं, बड़ी हुँ, मुश्किल में है बच्चे, बहुत हुँ। प्यारे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, और लेकिन बहुत मुश्किल में। सपन दा अपनी गलती से नहीं मरे हैं, वो उस चिंता से मरे हैं कि 2200 रुपए, 2500 रुपए में घर कैसे चलाएँगे? तन पे कपड़ा कहाँ से आएगा? थाली में खाना कहाँ से आएगा? सर पे छत कहाँ से आएगा? बच्चों की शिक्षा छूट गई। सोचिए बच्चे ग्रेजुएट नहीं हैं, पढ़ाई छोड़ कर बैठे हैं, इसलिए नहीं कि इन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है, इन्हें पढ़ने की इच्छा है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास वो धन नहीं है जिससे ये ढंग का कपड़ा पहन सके, ढंग का खा सके, ढंग की शिक्षा 3 चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये अमूमन सबको मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस खबर के बाद से इस परिवार पर आप सबकी नज़र जाए, जो सुन रहा है, चाहे वो ऊँचे पद पे बैठा हो, चाहे नीचे पद पर। इनके साथ खड़े होइए, इनकी मदद कीजिए, बहुत ज़रूरत है इन्हें। शायद यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी सपन दा को। क्योंकि अपने पीछे अब तो वो वापस नहीं आएँगे, लेकिन अपने पीछे जिस परिवार को 3 परिवार को छोड़ कर गए हैं, उनकी माँ भी हैं शायद वो, उनको छोड़ कर गए हैं, इतने लोगों को, उनके लिए कुछ होगा। तो कैमरा पर्सन से कहूँगी इस ओर दिखाएँ। देखिए ऐसी-ऐसी जब कहानियाँ सामने आती है, नहीं कहानी नहीं कहेंगे, ये समाज की सच्चाई है। इस घर में घुसने से पहले मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे रिपोर्टिंग करूँगी, लेकिन ये हमारा काम है। अपने घर में जब कोई जाता है ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।